वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभ्यास सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए अभ्यास सीरीज और ये है फायरी #2। फायर होनी चाहिए कि एग्जाम निकाल देंगे, एग्जाम फोड़ देंगे। और इसी फायर के साथ में हम आ गए हैं सेकंड लेक्चर लेके या सेकंड वीडियो लेके। अभ्यास सीरीज का टॉपिक हमारा वही चल रहा है, मेंसुरेशन चल रहा है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, रेड कलर लेते हैं। मेंसुरेशन चल रहा है टॉपिक और फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। मैथ से प्यार हो जाना चाहिए और लिटरली हो जाएगा अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते चले गए, कॉन्सेप्ट्स और चीजों को समझते चले गए। तो मैथ्स अगर किसी को आती है ना तो उसको इतने बेहतरीन तरीके से आती है कि उसको प्यार हो जाता है उस सब्जेक्ट से। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज में देखो दो टैगलाइन है हमारी। अभ्यास सीरीज तो सीरीज का नाम है और टैगलाइन क्या है हमारी? फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। और जिस दिन इसकी सारी क्लासेस हो जाए, 100 क्लासेस करवाऊंगा मैं इसके अंदर। कल 75 बोला था बट 75 नहीं, हम 100 क्लासेस करने वाले हैं। इन 100 क्लासेस को जो अच्छे से देख लेगा ना, ये चीज तय है उसके लिए। ठीक है, 100 क्लासेस दैट मींस 500 क्वेश्चंस और उसके बाद में टॉप 500 क्वेश्चन और लेके आएंगे। तैयारी बहुत मजबूत करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा और छोटे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, जो भी आप समझे मुझे। तो ये रहेगा हमारी क्लास। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर विल बी। राजस्थान एनटीएससी 2020 और 21 के अंदर। देखो एनटीएससी का जो एग्जाम होता है ना, वो आपसे भी अपर लेवल का एग्जाम है। एनटीएससी होता है 2 लेवल के अंदर। ठीक है, एक 8th पे भी होता है शायद और एक 10th लेवल पे भी होता है। ठीक है, अच्छे लेवल का एग्जाम है। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनटीएससी और एसटीएससी के क्वेश्चंस को भी कंसीडर करेंगे आप। देखिए एरिया दे रखा है क्या? 64√3। अब मुझे कोई बताएगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये ट्राइंगल का शेप है, इसलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत अच्छे से आपको रटवा रखा है, √3/4 a²। क्योंकि मेंसुरेशन की क्लास हो चुकी है। अगर नहीं आती है आपको या नहीं है मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आ रही है ट्राइंगल के अंदर स्पेशली, तो मेंसुरेशन का जो वीडियो नंबर 2 है उसके अंदर जाके आप ट्राइंगल का देख सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में डिटेल डिस्कशन हो चुका है उसके अंदर। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दे रखा है? ये दे रखा है। इससे मैं क्या करूंगा? साइड यानी कि इस ए की वैल्यू निकाल लूंगा और उस ए के बाद में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 3a, तो 3a से पैरामीटर निकाल लूंगा। ये दे रखा है 64√3 और इज इक्वल्स टू √3/4 a²। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां भी ऊपर √3, यहां भी ऊपर √3, √3 से √3 कैंसिल आउट। मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो a²/4। देखो यहाँ a² बचेगा और ये 4 है, तो a²/4 इज इक्वल्स टू 64। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब देखिए ये 4 यहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² इज इक्वल्स टू 64 इंटू 4, दैट मीन्स a² इज इक्वल्स टू हो गया 216। क्या यही होगा? नहीं होगा, ये 256 आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? 256। क्या आएगा? 256। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज आपके सामने लिख रहा है या प्रेजेंट कर रहा है, एक बार के लिए उसकी जो आप वैलिडिटी या सत्यता की जांच कीजिएगा कि भाई हमारे को सही बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। अंधभक्त किसी का नहीं बनना है, किसी टीचर का नहीं बनना है, किसी भी चीज में नहीं बनना है। ठीक है, a² कितना आ गया? 256। अब आपको पता है a² को मैं क्या लिख सकता हूं? a² है। 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। ठीक है, अब देखो सुनो बात को, यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, ये इक्वल्स टू का साइन, तो जो ये a है ना, ये 16 के इक्वल हो गया। देखो a का स्क्वायर 16 के स्क्वायर के इक्वल है, दैट मींस a की वैल्यू 16 की वैल्यू के इक्वल है, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। बहुत प्यारी बात, बहुत सुंदर बात। मैंने जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था ना उसकी साइड निकाल लिया। सपोज ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इसकी एक साइड आ चुकी है 16 सेंटीमीटर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जानते हैं सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स ये भी 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर। और आप ये बात भी जानते हो कि अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो 3a उसका पैरामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड, या इसी को बोल सकते हैं 3 इंटू ए या 3a। देखो 3a लिखा हुआ है, दैट मीन्स 3 इंटू ए। अगर 3a लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई a लिखा हुआ है, 3 के साथ में डॉट a लिखा हुआ है, इन तीनों का मतलब ही होता है कि 3 की a से मल्टीप्लाई हो रही है। a की वैल्यू कितनी? 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 इंटू 16 क्या आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर मेरा पैरामीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा था आंसर क्वेश्चन में आपसे कि पैरामीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा से ब्रीफ में सुन लो कि मेरे पास में क्या था पहले। मेरे पास में था एरिया दिया हुआ कितना? 64√3। तो मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया क्या? √3/4a²। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी इस a की, इस a² की। और a² की वैल्यू कितनी मिली मुझे? यहां से मिली 256। जैसे ही मैंने इसको यहां पे लगाया फॉर्मूले के अंदर 64√3 और √3/4a², इनको इक्वेट किया, तो वहां से मेरे पास में a² = 256 आया, और यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? 16 सेंटीमीटर। और जैसे ही a की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आई, फॉर्मूला होता है 3a, और 3a हो जाएगा आपका 3 इंटू 16, दैट मीन्स 48 सेंटीमीटर। देखो किसी का पेस स्लो हो सकता है लर्न करने का, किसी का फास्ट हो सकता है। तो आपको जरूरी नहीं है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है ना, मोस्टली आपको ये रिकॉर्डेड ही मिलने वाला है, ये प्रीमियर होगा। ठीक है, प्रीमियर होने के बाद में जैसे ये वीडियो सेक्शन में आपको दिखेगा ना, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 40 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो आप 30 मिनट लगातार देखें। आपकी अगर स्पीड अच्छी है तो आप इसको 1.5 में देखें। मेरा पर्सनल कहना यही है कि 1.5 में देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसकी बात कर रहा हूं, हर कोई ना देखे। जिसकी नॉर्मल है वो 1 में देखे, ठीक है। और जिसको सिर्फ रिवीजन करना है कि भाई मुझे आता है सब कुछ, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिल गई कि भाई हाँ ये नोट करने लायक है, वो इसको 2 में भी देख सकता है, यानी कि 2 टाइम स्पीड में भी देख सकता है। तो ये स्पीड टोटली अप टू यू है। ठीक है, और एनटीएससी के बारे में आप जानते ही हैं, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए एनटीएससी के ऊपर भी तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। एनटीएससी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस measuring 80 centimeter by 70 centimeter into a tank with a square base 60 centimeter. If water in the first tank 45 centimeter deep, how deep will it be in the second tank? ये क्या कह रहा है कि एक सरफेस है आपके पास में, क्या है कि भाई water flows from a tank with a rectangular base 80 by 70 centimeter into the tank with a square base side 60 centimeter. If the water in the first tank is 45 centimeter deep, how deep will it be in the second tank? तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि पहले क्या था, रेक्टेंगुलर टैंक था। रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब आप क्या समझोगे? देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी जो थ्योरी दे रखी है ना, लव हो गया मेरे को इस क्वेश्चन से भी कह सकते हो आप कि भाई इसकी थ्योरी थोड़ी सी आपको उलझाने के लिए दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन आरआईएमसी पूछता है। देखो क्या कह रहा है वो, समझना बात को। वाटर फ्लोज फ्रॉम अ टैंक with a rectangular base measuring 80 centimeter by 70 centimeter into a tank with a square base. स्क्वायर बेस का टैंक है, मतलब क्या हो रहा है, एक से दूसरे टैंक के अंदर वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो दूसरा टैंक कैसा है, स्क्वायरिश है।
तो दूसरा टैंक कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, पूरा ही दोबारा बनाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, कह रहा है कि इसके अंदर कुछ पानी था, सपोज ये पानी का लेवल है इसके अंदर। अब वो पानी हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है, तो इसके अंदर पानी का लेवल क्या होगा, बेसिकली वो ये पूछना चाहता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, तो वो बात कर रहा है क्यूबॉइड की। और अगर स्क्वायर शेप टैंक है या स्क्वायर बेस टैंक है, तो वो बात कर रहा है क्यूब की। किसकी बात कर रहा है, क्यूब की। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन था ना, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्यूबॉइड एंड क्यूब, बट इसने रेक्टेंगल और स्क्वायर देके आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा उलझा दिया है। बट आपको उलझना नहीं है, जब तक मैं आपके साथ में हूं आपको उलझने नहीं दूंगा। अब सुनो बात को, पहले बात करते हैं स्क्वायरिश टैंक की या रेक्टेंगुलर टैंक की बात पहले करते हैं। किसकी करते हैं, रेक्टेंगुलर टैंक की। 80 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, मैं इसकी रेक्टेंगुलर की बात कर रहा हूं। तो रेक्टेंगुलर टैंक, इसकी मेजर्स क्या क्या है, मैं लेंथ सपोज कर लेता हूं 80 है, और ब्रेथ जो है वो इसकी कितनी है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, इफ द वाटर इन द फर्स्ट टैंक इज 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब जो इस वाटर की हाइट है ना, इस वाटर की वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो इसमें हाइट आ जाएगी क्या, हाइट यहां लिखते हैं ना, थोड़ी सी जगह कम है, तो हाइट यहां लिखते हैं, h इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास में वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं कि भाई वॉल्यूम बेसिकली अगर वाटर का एक्सचेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम ही तो एक्सचेंज हो रहा है ना। इसको और बेटर तरीके से समझना तो समझो, आपके पास में सपोज हम दूध कैरी करते हैं, मिल्क तो होता ही है, घर में मिल्क यूज करते हैं ना, दूध पीते होंगे आप सभी लोग, बच्चे हैं। तो क्या होता है, बड़ा पतीला होता है वो हमारे पास, बड़ा बर्तन, उसमें दूध होता है। सपोज हमने 2 लीटर दूध लिया, कितना, 2 लीटर। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक छोटे या जग में भर रहे हैं। तो जग के अंदर जैसे हम डालेंगे उसको, भाई इस पतीले में कुछ उसकी हाइट होगी, ऐसा ऐसा ऐसा। जब हम इसको जग में डालेंगे, इतना बड़ा जग है या हमारा कैन है उसमें डालेंगे, तो उसकी हाइट कुछ चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होगा, उसके शेप और हाइट में चेंज होगा, बट उसके वॉल्यूम में कभी चेंज नहीं होगा। अगर 2 लीटर दूध है तो वो 2 लीटर ही रहेगा। अब कोई ऐसा ना कहे कि सर हमने 2 गिलास पी लिया फिर तो कम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि टोटल इसमें डाल दिया फिर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना पानी फर्स्ट टैंक में है वो सारा का सारा सेकंड टैंक में ट्रांसफर किया है, और उसके बाद में इसकी हाइट पूछी है कि हाइट कितनी हो जाएगी। मतलब बेसिकली पूछा गया है कि भैया ये वाली हाइट बता दो मुझे, पता कर लेंगे। वॉल्यूम क्या है रेक्टेंगुलर सरफेस का, एल बी एच होता है, वी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक का, वी आर टी कर लो इसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक ये हो जाएगा एल बी एच, दैट मीन्स वी आर टी इज इक्वल्स टू 80 इंटू 70 इंटू 45। इसको एक बार इतना ही रखना है, कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। समझो बात को, क्यों कैलकुलेट नहीं करना है उसका रीजन आगे बताऊंगा। अब जो इसका वॉल्यूम है इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1, और इसको मैं पैक कर देता हूं एक बॉक्स के अंदर। आप भी ऐसा ही करेंगे, जो मैं सिखा रहा हूं ना वो प्रेजेंटेशन भी साथ में सिखाता चल रहा हूं आपको थोड़ी थोड़ी, कि आप एग्जाम में ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छा है। अब मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर टैंक, वो कितना होगा, आप सबको पता है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर टैंक कितना होगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर टैंक में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मुझे ये हाइट निकालनी है, तो इसको एच बोल दो।
ये जो हाइट निकालनी है ना आपको, जिसमें पानी भरा हुआ है इतना इतना, इसकी जो हाइट निकालनी है उसको हम h बोलेंगे। क्या बोलेंगे? h फॉर हाइट। क्या? h। और नीचे वाली सरफेस का एरिया कितना है? a स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वैसे तो a क्यूब होता है, जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब होता है। अगर हम क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब होता है, लेकिन नीचे वाला तो a स्क्वायर है। देखो ये तो पूरा a स्क्वायर दिख रहा है मुझे, लेकिन पानी कहां तक भर रहा है? सिर्फ इस h हाइट तक भर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला a स्क्वायर h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर h। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पूरा टैंक दिख रहा है ना, अगर ये पूरा फिल हो रखा हो, अगर पूरे टैंक का वॉल्यूम पूछना चाहूं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू एच पूरा हो जाएगा। यानी a स्क्वायर इंटू ये यहां तक की जो लेंथ है वो तो पूरी a है, तो a स्क्वायर इंटू a पूरा हो जाएगा, तो a क्यूब आता है। लेकिन जो पानी भर रहा है वो कहां तक भर रहा है? सिर्फ इस h हाइट तक भर रहा है, तो a स्क्वायर इंटू एच। कि भाई पानी कितना है, समझ में आई बात? आ गई होगी कि भाई जितना पानी है ना सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे भी पूरी हाइट नहीं है h, जितना पानी है ना उतनी हाइट को h कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम सिर्फ कंटेनर में पानी कितना है उसकी बात कर रहे हैं, पूरे कंटेनर के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पे ध्यान रखना है a स्क्वायर h करना है। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर टैंक आ जाएगा। a कितना है? आपको a दे रखा है 60 सेंटीमीटर बेस का, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, यानी 60 इंटू 60 इंटू एच। और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और अब सुनिए ध्यान से, ये डायग्राम आप अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है? तो मैं इस डायग्राम को रिमूव करूं? चलिए एक बार रहने देता हूं, मैं देखता हूं कि बिना इसके भी हो जाए काम तो बेहतर रहेगा। देखो सुनो बात को, ये वाला पानी इसमें चला गया तो वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा सर। दैट मीन्स वी आर टी इज इक्वल्स टू वी एस टी। यानी कि जो स्क्वायर शेप वाला वॉल्यूम है और जो रेक्टेंगुलर शेप वाला वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। भाई हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालते तो कुछ चेंज होता है क्या? नहीं होता ना, बस वही है इसके अंदर। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? वी आर टी है आपका 80 इंटू 70 इंटू 45, और एस टी है आपका 60 इंटू 60 इंटू एच। अब क्या करना है? मुझे चाहिए इस h की वैल्यू। किसकी वैल्यू? इस h की वैल्यू, इसलिए मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बेसिकली तुम समझ गए होगे, इतने समझदार बच्चे हैं आप। और किसी को कोई डाउट हो ना तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। स्पेशली अभ्यास सीरीज का डाउट तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लूंगा, अगर जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम अभ्यास सीरीज 1 में कर रहे हो जब मैं 10वीं पढ़ा रहा हूँ या 15वीं पढ़ा रहा हूँ। जो टॉपिक चल रहा है, सपोज मेंसुरेशन के अंदर मैं तुम्हें 10 सीरीज देता हूँ या 15 सीरीज देता हूँ, जितनी मेरी इच्छा होगी, टॉपिक बड़ा होगा तो उसको हम आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन सीरीज आने वाली है। अब देखो मुझे इस h की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला पूरा इसके अपॉन में चला जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ h इज इक्वल्स टू 80 इंटू 70 इंटू 45। ये 60 और 60 h के साथ में मल्टीप्लाई में था, तो ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बातें कर रहे हैं हम। देखो जनरल चीजें बन बन के ही या जनरल चीजों से ही आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है। जीरो से जीरो कैंसिल करें, जीरो से जीरो कैंसिल करें, खत्म कहानी यहां तक की, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो क्या लिख सकता हूं, h इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 45 अपॉन 6 इंटू 6। अब हम आगे कैंसिल आउट करते हैं इसको। देखो 6 की टेबल में तो कुछ भी नहीं जाएगा, हम पहले इसको 2 की टेबल से करते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, अगेन 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है यहां तक की बात? भाई इसको करोगे पहले तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, सेम विद दैट 2 4 जा 2 और 2 3 जा 6। यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो 3 की टेबल से इसको करो, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 15 3 जा 45 होता है, तो ये हो गया 15, और अगेन इससे करोगे तो यहां आ जाएगा क्या? 5। तो नीचे तो सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तो 1 1 हो गया। ऊपर क्या बचा? 2 बचा, 7 बचा और 5 बचा।
तो h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 5, क्या बचा, ये 7, ये 5 और ये 2 बचा। अब देखो 2 और 5 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 10 हो जाएगा। और 10 इंटू 7 करोगे 70 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसकी बस लैंग्वेज उलझा देती है। इसमें लैंग्वेज के बाद में कुछ भी नहीं था। अगर आप इसकी लैंग्वेज पकड़ लोगे, अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ने लग गए ना, तो उसके बाद में आपके लिए सब चीजें इजी हैं। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन है और ये सैनिक स्कूल में आया हुआ है। जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है 9th क्लास के लिए, यानी जो बच्चा 8th में पढ़ रहा है और 9th में एग्जाम देगा, देखो 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। What is the ratio of volume of cylinder and the cone on the same base and of the same height? कुछ नहीं, वो कह रहा है कि एक क्या है, आपका सिलेंडर है और एक आपका कोन है, ठीक है। वो कह रहा है इसकी जो रेडियस है यानी कि आर है, वो दोनों की क्या है, सेम है, सेम। और आपकी जो हाइट है या बेस की हाइट बोल दें, वो भी क्या है, सेम है बच्चा। फिर वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम कैसा होगा, वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, वो आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर दोनों हाइट सेम है, दोनों रेडियस सेम है, तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस भी r होगी, इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h होगी। क्लियर हो गई बात। अब मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सर पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर हो गई बात, हुई या नहीं हुई, हो गई ना। अब ये क्या पूछ रहा है, इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो अब आ जाएगा रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यहां पे लगाएं, चलो इसी में कर देते हैं। सुनना बात को, अब जो ब्लैक पेन से आएगा वो इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है। देखो यहाँ 1/3 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये 1 है और ये 1/3 है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कॉन की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो मैं अगर ऐसा लिखूं 1 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनना, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर तो सेम है, तो कैंसिल आउट हो गए, तो रेशियो क्या आया 1:1/3। अब रेशियो क्या होता है, कभी भी इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं आएगा कि भाई एक 1 है और दूसरा 1/3 है। तो क्या करो, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1/3 इंटू 3। जैसे ही 3 होगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। और ये मैं आपको वॉल्यूम और कोन में पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे रेगुलर मुझे देख रहे हैं ना, तो वॉल्यूम और कोन की जो क्लास हुई थी मेंसुरेशन के अंदर, उसमें ये बहुत डिटेल में समझाया है। और अगर आपको याद नहीं रहता कि सिलेंडर का 3 होगा और कोन का 1 होगा, तो आप ये देख लो, सिलेंडर बड़ा दिख रहा है ना, सिलेंडर का नंबर बड़ा है या सिलेंडर में वर्ड ज्यादा है, तो सिलेंडर का रेशियो ज्यादा होगा। सिलेंडर बड़ा नाम है, साइज में भी बड़ा होता है, तो सिलेंडर का रेशियो ज्यादा होगा यानी कि 3 होगा, और कोन का रेशियो कम होगा यानी कि 1 होगा। सीधा पूछता है ये क्वेश्चन 3:1। और ये मैं करवा चुका हूं, जो बच्चा मेंसुरेशन देख के आया है ना, वो पिन करेगा कि हाँ सर आप करवा चुके हो, और जिसने देखा है ना वो बताना यस करके कि सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपने करवाया है वो आप मेंसुरेशन में करवा चुके हो, मैंने देखा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन के अंदर। A rectangular tank is 225 meter by 162 meter at base. With the what speed must water flow into it through an aperture 60 centimeter by 45 centimeter that the level may be raised by 20 centimeter in 5 hours? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो रेक्टेंगुलर टैंक की जो डायमेंशन है वो आपको दे रखी है, ठीक है, और हमें इसकी हाइट कितनी रेज करनी है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, थ्रू एन एपरेचर ऑफ 60 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देखो हाइट हमें दे रखी है इसके अंदर। अब इसने क्या बोला है कि मेरे पास में कोई इस तरीके का सरफेस है,
इसके अंदर क्या करना है, पानी आ रहा है इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है कि भाई with what speed must water flow into it through an aperture of 60 centimeter by 45 centimeter, वाटर की स्पीड क्या होनी चाहिए अगर 5 आवर्स में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा, फिर जो ये पानी वाला एरिया है ये उसके अपॉन में लगा के टाइम से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक निकालना है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी तो मैंने कहा था कि जो इसको कर लेगा वो आरआईएमसी में घबराएगा नहीं बिल्कुल भी। कितना होगा देखो, 225 मीटर 162 मीटर, और रेस कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को सीधा मीटर में चेंज कर लो, 20/100 होगा। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो ये इससे कैंसिल, 0.2 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 225 इंटू 162 इंटू 0.2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक, और होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट स्पीड। अब देखो पानी का कुछ इस तरीके का टैंक, पानी का पाइप कुछ ऐसा होगा। देखो डायग्राम को ढंग से देखना एक बार के लिए। ये जो अभी हमने निकाला है ना, ये तो टैंक का वॉल्यूम है। अब पानी का पाइप कुछ लगा होगा तो वो इस तरीके से लगा होगा, ठीक है, और इसमें ये पानी फेंक रहा है। अब सुनना बात को, पानी के पाइप की इसने मेजरमेंट दे दी कितनी, 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का काम भी आएगा। फिजिक्स का काम क्या आएगा कि भाई मेरे पास में इसकी लेंथ नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी वॉल्यूम निकाल लूं। तो इसकी लेंथ कैसे आएगी आपके पास में, इसकी लेंथ आएगी आपके पास में स्पीड इनटू टाइम करोगे। जब आप क्या करोगे, आपको स्पीड इनटू टाइम जब आप कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, जैसे ही आप स्पीड इनटू टाइम करोगे इसकी लेंथ आ जाएगी, और दोनों का क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। इसकी स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा आपको। इसकी जो लेंथ आएगी ना कि भाई इस पाइप की लेंथ क्या है, उसको मैं सपोज एल बोलता हूँ कि इसकी लेंथ एल है, तो एल कैसे पता चलेगी, स्पीड इनटू टाइम। एल कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इसमें से कितना पानी फ्लो हो रहा है वो इसकी स्पीड और कितने टाइम में हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। भाई ये मान लो पाइप है, इसके अंदर से कितना पानी निकल गया, जिसकी लेंथ निकालनी है, तो एक क्या करेंगे, पानी की जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है, उसको जितना टाइम हुआ है ना उस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं L इज इक्वल टू, स्पीड को मैं एस ही रहने देता हूं, एस फॉर स्पीड, और टाइम कितना है 5 आवर्स, तो ये 5 आवर्स पड़ा, यानी कि 5s हो जाएगी। मैं इसको 5s लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, L इज इक्वल टू 5s। ब्लैक पेन से लिखूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को, यहां लिख देता हूं L इज इक्वल टू 5s, ठीक है। अब इस हम जो ये है ना इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, निकालें अच्छे से बैठ के। तो देखो 5s है। अब मैं जो ये बोलते हैं ना कि भाई कहाँ गया ये, हाँ इस एपरेचर की हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप कह लो आप, वॉल्यूम ऑफ अपर्चर बोल देते हैं अपन, इसको अपर्चर कह देते हैं, अपर्चर बोल रखा है। वो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाला ऊपर वाला सारा खेल मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आप 60 नहीं लिख सकते, आप इसको मीटर में चेंज कर लो। जैसे ही आप मीटर में चेंज करोगे 60 क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.6 इंटू आएगा आपका 0.5 और इंटू आपका आ जाएगा 5s। ठीक है, यहां तक की बात कोई समस्या नहीं है किसी को इसी के अंदर, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है यहां तक की बात। अब सुनना बात को, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल होने वाला है, क्योंकि जितना पानी इस पाइप में से निकलेगा वही तो जाएगा इस टैंक के अंदर। ऐसा इसने बताया नहीं कि टैंक के अंदर पहले से कुछ पानी है, तो आपको यही मानना है टैंक पहले खाली था, खाली से इसमें पानी इतना आएगा, और पानी ने, भाई एक टैंक खाली है, आप उसमें पानी भरते हो पाइप से, सपोज आपका कूलर खाली है और आप उसमें पानी भर रहे हो पाइप से, तो कूलर में उतना ही पानी आएगा जितना पाइप के अंदर से गया है।
क्योंकि ये तो पहले खाली था, इसके अंदर तो पानी था नहीं, जितना इस पाइप से फ्लो के अंदर गया है वही तो टोटल पानी है, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। तो आप क्या कर दो, दोनों वॉल्यूम को सेम कर दो, दैट मीन्स 225 इंटू 162 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.5 इंटू 5s। क्लियर है यहां तक की बात? अब सुनना, मुझे चाहिए s यानी स्पीड की वैल्यू, किसकी, इस स्पीड की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो, इन सबको इसके अपॉन में ले आए, s इज इक्वल्स टू 225 इंटू 162 इंटू 0.2 अपॉन 0.6 इंटू 0.5 इंटू 5। ठीक है, इस 5 को भी यहां ले आएंगे, सारा का सारा मामला नीचे सेट कर दिया, मेरे पास s की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, और इसको हटाएंगे तो अगेन ऊपर 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस 10 का 0 सही से लिखते हैं, फिर कुछ बच्चे कहेंगे सही से नहीं लिख रहे सर आप। अब देखो सॉल्व करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, क्लियर, 5 से ये कैंसिल, यहां आया 2, ठीक है यहां तक भी। 5 से ये कैंसिल, यहां पे आएगा आपका कितना आ जाएगा, 45, कितना आ जाएगा 45, ठीक से लिखें, 45, ठीक है। सब कैंसिल आउट हो गए, 6 से कैंसिल करोगे जैसे ही तो यहाँ पे आ जाएगा 27। क्लियर है यहाँ तक की बात? नीचे वाला सारा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर बचेगा ये 45, 27, 2 और ये वाला 2, बाकी सब कैंसिल हो चुका है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। तो 45 इंटू 27 इंटू 2 इंटू 2। अब मुझे कोई एक बात बताएगा क्या, कि मैंने जो टाइम निकाला है ना, या जो ये स्पीड निकाली है, ये किसके अंदर है, ऊपर तो मीटर के अंदर है क्योंकि सारा मामला मीटर के अंदर चल रहा था, लेकिन टाइम किस में था, आर के अंदर था। तो ये जो स्पीड आएगी ना वो मीटर पर आर के अंदर आ रही है, बट स्पीड जनरली किसके अंदर होती है, मीटर पर सेकंड के अंदर होती है। तो सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर पर आर के अंदर स्पीड है इसकी, क्या है, मीटर पर आर के अंदर स्पीड है। और जब आर को हम चेंज करते हैं किसमें, आर को जब आप सेकंड में चेंज करते हो तो क्या करोगे, पहले तो आप आर को मिनट में चेंज करोगे, फिर आप सेकंड में चेंज करोगे। तो 1 आवर था वो 60 मिनट होता है, और 60 मिनट होता है वो 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आर है वहां पे क्या करना पड़ेगा, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। h कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड मारना पड़ेगा किसका, 3600 का। तो s इज इक्वल्स टू 45 इंटू 27 इंटू 4 अपॉन 3600, उससे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। देखो नीचे पहले r था, अब नीचे क्या हो जाएगा, पहले सॉरी नीचे पहले क्या था, r था, अब यहाँ पे सेकंड है। सेकंड कैसे हुआ, देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को जब तुम सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाने वाला है, इसलिए 3600 से डिवाइड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहां वाली चीज को थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं। देखो बेसिक चीजें जो है ना वो बिल्कुल बताता हुआ चल रहा हूं, तो मेंसुरेशन की क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है। सोचा तो था मैंने नहीं करूंगा, लेकिन 5 क्वेश्चन डेली करवाने का वादा भी है, और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के हैं। अगर घास ही काटनी होती तो मैं पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन लेके आता और करवा के निकल लेता। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 45 इंटू 27 इंटू 4 अपॉन 3600 क्या है, s इज इक्वल्स टू 45 इंटू 27 इंटू 4 अपॉन 3600। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। यार एक तो इस तरफ चला गया ना, ये भी बड़ी पंगा हो जाता है कई बार। सुने,
4 की टेबल से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 900, ठीक है, 36 में 9 टाइम जाता है। 45 की टेबल से इसको करोगे जैसे आप कैंसिल आउट, ये आएगा 1 और नीचे आ जाएगा कितना 20, तो बेसिकली ये हो जाएगा 27/20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हो, और अगर आप करना चाहो ना तो कर लो। पहले क्या करो, 2 की टेबल से काटोगे तो क्या आएगा, 2 की टेबल से हम इसे काटेंगे तो आएगा 13.5/10, ठीक है। 27 का हाफ करोगे 13.5 और नीचे हो जाएगा 10। अब ये जीरो हटाना है तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, दैट मीन्स 1.35 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, स्पीड होगी। ये सबसे आइडियल आंसर है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, और ये है बेस्ट क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगा लेना जो बच्चे देख रहे हैं, इससे बढ़िया क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस RIMC पूछता है क्योंकि इसके अंदर उसने आपका जो साइंस वाला स्पीड और वगैरह है ना वो भी पूछ लिया। बेसिकली स्पीड एंड टाइम वाला पोर्शन मैथ्स के अंदर ही है, या उसको रीजनिंग का भी बोलते हैं, बट वो रिलेट इसी से होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास लंबी हो गई है मुझे भी पता है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा और लल्लू पंजू क्वेश्चन है, जो मैं आपको करा चुका हूं संडे वाले 15 अगस्त को जो हमारा लाइव सेशन था आजादी के दिन, उसके अंदर मैंने RMS का पेपर सॉल्व करवाया था क्लास 6 का। उसके अंदर हमने ये प्यारा सा क्वेश्चन किया था, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करने वाले हैं। यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको सबको पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है 44। यहां से क्या करोगे, r की वैल्यू निकालोगे और एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा उत्तर। यस और नो, हाँ की ना तो बोल दो, और आंसर आई थिंक 156 आने वाला है, चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये आए, हो सकता है ना आए, पर आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से कि भाई क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो थैंक यू भी आ गया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर पेशेंस। आज की जो क्लास है ना वो बहुत शानदार क्लास गई है। देखो इस क्वेश्चन को कंसिडर मत करो, चाहे तुम इसको एक तुम फर्जी क्वेश्चन मान सकते हो, बट 6 क्लास का क्वेश्चन है इसलिए फर्जी है, लेकिन प्रीवियस ईयर था, मैंने कहा था RMS का भी प्रीवियस आएगा इसलिए मैंने करवाया। ये